सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को नेहा शर्मा और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। और आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। स्वागत है। अब हम आ गए हैं तो स्वागत भी है। और नेहा जी आपका भी स्वागत है। आज हम लोग क्या क्या बताने जा रहे हैं? व्यंजन बताओगी जी? लेकिन अभी आपने फेसबुक पर ये लिख दिया कि खाने में फाइबर, मतलब भोजन में फाइबर, तो क्या मतलब है? व्यंजन विधि में सब कुछ ऐसा ही होगा क्या? नहीं, व्यंजन विधि में तो ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये एक राज की बात है। और इसके अलावा हम बताने वाले हैं सखी विशेष में पहली भारतीय महिला चिकित्सक आनंदीबाई जोशी के बारे में। क्या बात है। वहीं हम बताने वाले हैं सूर्य नमस्कार का महत्व, जो कि फरवरी में हो चुका है, दिवस मनाया जा चुका है जी। और सुंदरता की परिभाषा क्या है, जिसके लिए हम सब बहुत परेशान रहते हैं जी। तो इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन क्योंकि दिन की शुरुआत होती है योग आसन वगैरह से, सूर्य के उदय से होती है। हमारा भी दिन तभी हमें दिखता है जब सूर्य उदित होते हैं। उसके पहले की जो उनकी आभा होती है उषा काल की, वो बड़ी निराली होती है। वैसे बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सूर्योदय देखते हैं। आजकल ऐसा होने लगा है कि बहुत कम लोग हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा? मेरा वो कहने का मतलब, तुमने फट से तुरंत अपनी वो ले लिया। अब हम क्या करें, हम अपनी पीढ़ी में आ जाते हैं तो हम उसमें सोचने लगते हैं कि अरे नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी पीढ़ी के लोग भी बड़े आराम से देर तक सोते रहते हैं, 8 बजे तक। तो हम गुजारिश सूर्य नमस्कार से पहले ये करेंगे कि उठ के आप सूर्योदय से पहले उठें और सूर्योदय का आनंद लें। सूर्योदय का आनंद भी अपने आप में बहुत अच्छा होता है। ऐसा लगता है बस बैठे बैठे देखते जाओ। और फिर धीरे धीरे देखते देखते सूरज ऊपर तक आ जाता है। तो याद आता है कि हमें बाकी काम भी करने हैं। काम भी करना है, तो हमें भी आगे बढ़ना है। तो सूर्य नमस्कार का जो महत्व है वो खास तौर से इसलिए भी है कि ये 12 आसनों का एक योग है, जैसा उनको मिला के कॉम्बिनेशन है। तो बड़ी सुंदरता से इसे बनाया गया है और इसमें अलग अलग जो आसन है उनके अलग अलग महत्व हैं। और कहते हैं अपने आप में एक संपूर्ण योग ये है अभ्यास। जी, कहते हैं कि अगर आप कोई भी व्यायाम नहीं कर रहे हैं और सिर्फ सूर्य नमस्कार भी कर रहे हैं तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और एक शरीर के जो चक्र होते हैं वो एक तालमेल उनके अंदर बैठ जाएगा आपस में। बिल्कुल। तो इस तरह से सूर्य नमस्कार तो हमें करना ही चाहिए। इसका शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए तो सूर्य के सामने झुकना हम कह सकते हैं, या नमस्कार उसको करना। तो क्योंकि सूर्य हमारे साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है, जीवन का एक स्रोत है हमारा। जब भी हम जो कुछ खाते पीते हैं, सांस लेते हैं, सारी चीजों में सूर्य का कहीं ना कहीं एक तत्व मौजूद है। बिल्कुल महत्व है। और वैसे अगर हम सामान्य तौर पर अपने फायदे की बात करें तो वजन कम करने में मदद करता है सूर्य नमस्कार, और उसके साथ साथ पाचन और भूख में सुधार करता है, शरीर को लचीला बनाता है जी, कब्ज की समस्या को भी खत्म करता है काफी हद तक, शारीरिक मानसिक मजबूती बढ़ाता है, और जो हमारे शरीर का जो पोस्चर होता है, जो हमारी जो भंगिमाएं होती हैं उनको भी सही करता है, हड्डियों को मजबूत करता है, जो हमारी मांसपेशियां हैं उनमें भी एक मजबूती प्रदान करता है। बाजू, कंधे, कमर, पैर, काफ मसल्स और हिप की मांसपेशियां जो भी हैं वो सारी जो हैं वो बहुत मजबूत हो जाती हैं, क्योंकि ये 12 जो आसन हैं अलग अलग, वो बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में, है ना? बिल्कुल। और इन सारे आसनों को करते करते अगर जो नया नया सीखा हो हमारी तरह का, तो उनके पसीने छूट जाते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि जो 12 आसन आपने, ऐसा लगता है कि सूर्य नमस्कार है बस आसानी से हो जाएगा, लेकिन वैसा होता नहीं है। और उसका अभ्यास करते करते कहते हैं कि दिन इसकी संख्या बढ़ाती जाए। 1 से शुरू करके आप 100 से ऊपर भी जाते हैं बहुत से लोग, और ये संख्या बढ़ती जाती है जितनी जल्दी, तो अपने शरीर का जो चक्र है, या कह सकते हैं शरीर के साथ मन एक उसका एक तालमेल में आता जाता है। और उसके साथ साथ क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि केवल शारीरिक क्रियाएं हैं, इसमें श्वसन क्रिया भी है, यानी सांस की भी क्रिया है। आप जब प्रणाम करते हैं, शुरू करते हैं, तो सांसों को खींचते हैं और किस तरह से अपने पेट को खींचते हैं, फिर झुकते हैं आगे, और जैसे कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है तो हम पैर पीछे कैसे खींच के ले जाते हैं। तो इस तरह से हर शरीर के हर अंग की जो भी मांसपेशियां हैं, कंधे हों, हमारे बाजू हों, या पैर के हमारे ये जांघों की हों मांसपेशियां, कमर की हों, पीठ की, पेट की, सबकी बहुत अच्छे से सबका व्यायाम हो जाता है। तो सब में एक तरह से लचीलापन आता है, और सारी जो हमारी संधियां हैं, जोड़ जो है हमारे हड्डियों के, उनकी भी एक क्रिया हो जाती है, यानी कि वो भी मूवमेंट हो जाते हैं उनके। तो इस तरह से सभी अपनी सही लाइन पर आ जाते हैं।
बिल्कुल। और फिर क्या चाहिए, सूर्य की तरह सबको काम करना शुरू हो जाता है सब। सुबह के जिस तरह से सब काम करती हैं सारी हमारी मांसपेशियाँ, तो उन्हें भी पता चल जाता है कि हमें भी पता चल जाता है कि बहुत सारी ऐसी मांसपेशियाँ हैं जो शरीर में जिनका हम उपयोग नहीं कर रहे थे, और बिल्कुल नहीं वहाँ कर पर पाते हैं। कह सकते हैं वसा जम रही थी, मोटापा वहीं जी। हो रहा था, और वो धीरे-धीरे अगर लगातार सूर्य नमस्कार का हम अभ्यास करते जाते हैं तो धीरे-धीरे शरीर बिल्कुल लचीला भी हो जाता है और एक सुडौल शरीर हमें मिलता है। बिल्कुल, और इसके लिए कहते हैं ख़ास तौर से कुछ चीज़ों का ख़्याल भी रखना हुँ, हुँ। चाहिए। जैसे कि वैसे तो कोई भी अगर हम व्यायाम करें या प्राणायाम करें या जी। श्वसन क्रिया करें, तो खुली हवादार जगह पे हो और कहीं अगर हुँ। पेड़-पौधे हों तो और अच्छा है, और सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। इसके लिए जब चूँकि जैसे कि तुमने पहले ही कहा नेहा ना जी, कि हम सूर्य को अभिवादन करते हैं, उनके सामने जी। नतमस्तक होते हैं, तो पूरब दिशा की ओर हुँ, आप करके करें तो अच्छा है। और ज़ाहिर है कि सुबह के समय करेंगे तो सूर्य आपके सामने होंगे, जिनका अभिवादन कर रहे हैं, जिनको जी। आप श्रद्धा कर रहे हैं, जिनके प्रति वो सामने होंगे, तो आपको भी अच्छा लगेगा। और कहते हैं ना कि जो हम लोग बता रहे हैं कि कई आसन है, 12 आसन है, जी, जी। तो एक आसन से दूसरे आसन पे जब हम जाएँ, हुँ, तो बहुत झटके से ना जाएँ, बहुत मुलायमियत से धीरे-धीरे जो पैरों को खींचना है, आगे-पीछे जी। करना है, वो बहुत आराम से धीरे-धीरे करना चाहिए, उसमें जल्दबाज़ी नहीं करना चाहिए। हुँ, और किसी भी तरह की अगर आपको पीठ आदि में तकलीफ़ है, तो उसमें बहुत सारी जो क्रियाएँ हैं आगे झुकने की, वो सब आप ना जी। करें। तो फिर वही बात है कि चाहे बीमारी हो या ये योग हो, किसी जो विशेषज्ञ हों जी। उसके निरीक्षण में ही करें तो अच्छा है ना? बिल्कुल। और आप क्यों कह रहे थे ना कि एक क्रिया से दूसरी क्रिया में वो जो हुँ। एक बहुत ही अच्छा एक चक्र की तरह ये जी। चलता है। अगर आप किसी को सूर्य नमस्कार करते हुए देखते हैं, तो वो हाँ, बहुत ही अच्छी तरह से एक घड़ी संतुलित जैसा व्यवहार लगता की है तरह जी, कि अलग-अलग बिल्कुल। क्रियाओं में ढलते जाते हैं और बिल्कुल वो एक लय में चलता है। अगर आप नए-नए कोई सीख रहा है तो वो उसको देख के समझ में आ जाता है, क्योंकि वो फिर एक आसन से दूसरे आसन में जाने में वो लय नहीं रहता है, जो जी, धीरे-धीरे आता है, वही बिल्कुल। संतुलन शायद मन और शरीर में बन जाता है। जी, तो ये सारी चीज़ें अभ्यास की हैं, तो जैसे हुँ, नेहा तुम कह रही हो ना कि एक लय सा लगे, जी। तो ये इसका अभ्यास करें और सूर्य नमस्कार करें, और हम तो यही कहेंगे सबसे। और विश्व सूर्य नमस्कार दिवस भी एक दिन मनाया जाता है, जी, 12 फरवरी। 12 फरवरी के दिन मनाया जाता जी, है। तो ये दिवस इसलिए हम मनाते हैं कि उसका महत्व हमें समझ में आए कि हुँ, जो हम कर रहे हैं या जिस पर बात कर रहे हैं वो उसका क्या महत्व है। और ज़ाहिर है कि उसके लिए एक बार फिर से हम सजग हो जाएँ। हुँ, पता सबको है ना? जी। कि बहुत अच्छी चीज़ लेकिन दिवस मनाने से सब एक हम अलग जागृत हो जागरूकता जाते आ हैं। जाती है, कम से कम उसी दिन हम करते हैं और फिर हुँ, हमें अच्छा लगता है, तो फिर हम उसे आगे करते जाते हैं। यानी हमारे दिमाग का सूर्य उदित हो जाता है। जी। कुछ मनोरंजन की भी बात हो जाए, हुँ, हुँ। है ना? सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है, सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है, कि बुझते दिए को न तुम याद करना, हुए एक बीती हुई बात हम तो, हुए एक बीती हुई बात हम तो, कोई आंसू हम पर न बर्बाद करना, सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है। तुम्हारे लिए हम, तुम्हारे दिए हम, लगन की अगन में अभी तक जले हैं। हमारी कमी तुमको महसूस क्यों हो, सुहानी सुबह हम तुम्हें दे चले हैं, जो हर दम तुम्हारी खुशी चाहते हैं, जो हर दम तुम्हारी खुशी चाहते हैं,
उदासों के उनको नाशाद करना। सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है। सभी वक्त के आगे झुकते रहे हैं, किसी के लिए वक्त झुकता नहीं है। बड़ी तेज रफ्तार है जिंदगी की, किसी के लिए कोई रुकता नहीं है। चमन से जो एक फूल बिछड़ा तो क्या है, चमन से जो एक फूल बिछड़ा तो क्या है। नए गुल से गुलशन को आबाद करना। सवेरे का सूरज तुम्हारे। सवेरे के सूरज की बात हो रही थी, यानी कि एक उम्मीद की बात होती है, एक नए कदम की बात हो सकती है। कह सकते हैं कि नया मौका मिलता है जब सुबह सुबह सूरज निकलता है, तो बिल्कुल नया मौका मिलता है और एक बार फिर लगता है कि आज एक नई शुरुआत हुई और हम कुछ नया और बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल, और ऐसा ही कुछ नया और बेहतर करने के लिए एक अलग सोच होना भी जरूरी है कि जब समाज में सब देखा जाए तो अक्सर जब भी समाज जैसा होता है तो उसमें एक ही तरह से सब लोग चलते जाते हैं, एक ढर्रे पर कहते हैं ना कि एक धारा की दिशा में चलते हैं। जिस तरह प्रवाह होता है उसी तरफ हम बहते हैं। प्रवाह के मतलब विपरीत कह सकते हैं, विरुद्ध में तो नहीं कह सकते। हाँ, विपरीत चलना, उसकी दिशा के अलग दूसरी दिशा में चलना अपने आप में बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। और ऐसी चुनौती स्वीकार किया आनंदीबेन जोशी ने, है ना, जो कि बनी पहली भारतीय महिला चिकित्सक। जी, और ये आज की नहीं, सोचो जरा 1865 की बात है। 1865 में उन्होंने जन्म लिया था और पुणे में आपका जन्म हुआ और उन्हें डॉक्टरी की डिग्री लेनी थी। सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह निर्णय उन्होंने 14 वर्ष की उम्र में ले लिया। जी, और ये बहुत बड़ी बात है कि उस जमाने में जहाँ की उनके आगे कोई ऐसा प्रेरणा के लिए कोई था नहीं जिसको देखकर वो ऐसा सोचती, लेकिन कैसे उनके ख्याल में आया और इस तरह से उन्होंने सोचा और फिर जाहिर है कि आगे की जो उनकी मंजिल थी उसमें उनके पति का सहयोग मिला। जी, और उनके अगर उनकी जीवनी हम पढ़ते हैं तो आनंदीबाई जो उन्होंने डॉक्टर बनने का निर्णय लिया, उनके एक निजी घटना हुई थी कि उनकी शादी 9 साल की उम्र में हो गई थी और उस वक्त वो जब 14 साल की थी तब उनकी माँ बनी और 10 दिन के अंदर ही उन्होंने अपने संतान को खो दिया। तो ये एक ऐसी घटना थी जब उन्हें लगा कि वो डॉक्टर बनेंगी और कभी भी कोई भी जो बच्चा है या कोई भी व्यक्ति है वो चिकित्सा ना मिलने के कारण ना उसकी मृत्यु नहीं होगी। हाँ, जी, तो इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया और इसके लिए आगे बढ़ती गई। हाँ, लेकिन बड़ा मुश्किल है ना, जैसे कि अगर आपको किसी समस्या का कोई आपको वो व्यक्ति विशेषज्ञ ना मिले और आप वही बनने का निर्णय लें, वो भी बच्चा गंवाने के बाद, जैसे लगता है ना कि आपके बाद अगर जैसे इस तरीके से आप कुछ जीवन गंवाते हैं अपने बहुत नजदीकी का, तो इस कदर टूट जाते हैं कि आपको कुछ भी नहीं सूझता है। लोग खाना नहीं खा पाते। ऐसे में ये निर्णय लेना कि हम डॉक्टर बनकर दिखाएंगे बहुत बड़ी बात थी। आलोचना बहुत हुई जैसा कि होता है और उस जमाने में तो बहुत था। शादीशुदा स्त्री का विदेश जाकर पढ़ना आसान नहीं था, लेकिन वो दृढ़ प्रतिज्ञ थी। फिर उन्होंने कोई परवाह नहीं की। फिर 1880 में अमेरिका उन्होंने एक पत्र भेजा। जी, उनके पति ने सहयोग दिया, उनको पूरी मदद की और इस पत्र के कारण ही आनंदीबाई को अमेरिका में रहने की जगह मिल गई। जी, और डॉक्टर बनने जाने के समय उससे पहले वो आनंदीबाई अपने पति के साथ कलकत्ता में रहती थी और उन्हें कई स्वास्थ्य संबंधी शिकायतें भी उस वक्त थी, जैसे उन्हें कमजोरी होती थी, सिर दर्द रहा करता था, कभी कभी बुखार होती थी, सांस से संबंधित कुछ परेशानियां होती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी राह नहीं छोड़ी और उन्होंने कहा कि वो विदेश जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करेंगी। बिल्कुल, इसके लिए उन्हें आलोचनाएं तो मिल ही रही थी, लेकिन वित्तीय समस्याएं भी थी सामने
कि पैसे, क्योंकि विदेश जाकर उस वक्त उन्हें पढ़ना था और पैसे नहीं बहुत थे। मुश्किल था उस जी। समय, लोगों के पास इतने लोग महत्वाकांक्षी नहीं होते थे कि लोग पैसे रखते अपने पास, बहुत इकट्ठा नहीं करते थे। और जाहिर है कि उनके इतनी समस्याओं के बावजूद जब जी। वो बच्चे को नहीं बचा सके, इसका मतलब कि अर्थ अभाव, पैसे का अभाव जी। रहा ही होगा। लेकिन फिर भी उनको ऐसा लगता था कि हमारे देश में खास तौर से जी। एक महिला डॉक्टर का होना बहुत जरूरी है, ये सोच उनकी बहुत बड़ी थी, है ना। और इसी सोच को लेकर वे पश्चिम बंगाल के सेरमपुर कॉलेज हॉल में गए। उन्होंने पूरे समुदाय को संबोधित किया, एक भाषण दिया उन्होंने, जी। और वहां उन्होंने बताया कि वो अमेरिका क्यों जाना चाहती हैं, मेडिकल की डिग्री क्यों प्राप्त करना चाहती हैं, और देश में महिलाओं के लिए एक मेडिकल कॉलेज खोलना वो चाहती हैं, और महिला डॉक्टर क्यों होनी चाहिए देश जी। में। इन सारी बातों के बारे में उन्होंने कहा, और उसके बाद उन्हें देश भर से मदद मिली। इस तरह से उन्हें वित्तीय सहायता मिली। हम्म। मतलब ये भी उस समय सोच होना नेहा बहुत बड़ी बात है जी। कि हम एक ऐसा भाषण दें, अपनी जरूरत बताएं, देश की जरूरत बताएं और अपनी भविष्य की योजनाएं बताएं, जी। और लोगों को इसके लिए राजी कर लें, लोग उससे मुतासिर हो जाएं, उसको समझ लें कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है। जी। ये बहुत बड़ी बात है। यानी कि उनके कहने में कितना शक्ति थी, कितना पावर था कि लोगों ने माना और वित्तीय सहायता की, और फिर वो विदेश गई। और उस जमाने में पानी के जहाज से उन्होंने यात्रा पूरी की, कोलकाता से न्यूयॉर्क तक की, और पेंसिल्वेनिया की वुमेन मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला, और मात्र 19 वर्ष की आयु में अपना चिकित्सा प्रशिक्षण आपने शुरू किया। और अमेरिका का वहाँ का मौसम यहाँ के मौसम से इतना अलग था, इतनी ज़्यादा ठंड थी, फिर भी उन्होंने पढ़ाई जारी रखी अपनी, और उन्हें तपेदिक हो गया था, फिर भी उन्होंने 11 मार्च 1885 को एमडी से स्नातक किया। तो उनकी थीसिस का विषय बहुत जबरदस्त था, आर्यन हिंदुओं के बीच प्रसूति यानी डिलीवरी, कैसे यहाँ पर समस्या है प्रसूति के बारे में उन्होंने एक शोध पत्र, मतलब शोध का उनका विषय ही यही था। तो बहुत बड़ा काम उन्होंने किया, और 1986 के अंत में वापस आ गई। जी, 1886 में जब वो वापस आई तो कोल्हापुर में उन्हें स्थानीय अस्पताल की महिला वार्ड का चिकित्सक प्रभारी चुना गया। लेकिन 26 फरवरी 1887 में आनंदीबाई का निधन हो गया। 22 साल की उम्र में तपेदिक की वजह से उनका निधन हो गया था। और बहुत खास बात यह है कि उनकी राख को, यानी जो हम जिसको कहते हैं राख को, न्यूयॉर्क भेजा गया। वहां उनके अंतिम स्मृति के तौर पर एक शिलालेख बनाया गया, और उसमें लिखा गया, आनंदी जोशी एक हिंदू ब्राह्मण लड़की थी जो विदेश में शिक्षा प्राप्त करने और मेडिकल डिग्री प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो उन्होंने न सिर्फ अपने काम से उन्होंने अपना नाम किया, कह सकते छोटी सी उम्र थी, बहुत ही छोटी उम्र उन्होंने जिया। उनके मतलब कह सकते हैं ना, आयु बहुत कम थी, उनकी अवधि बहुत कम। 22 वर्ष में इतना सब कुछ करना, विवाह होना, बच्चा गुजर जाना, इतनी सारी बीमारियों के बीच विदेश जाना, और ये बहुत बड़ी बात है कि उनके नाम की तख्ती लगी है वहाँ न्यूयॉर्क में कि पहली भारतीय महिला चिकित्सक। तो हम उन्हें याद करते हैं। मतलब वो लिखा हुआ जो लाइन है ना, वो पढ़ के बड़ा रोमांच हो रहा है ना। जी। एक गर्व की बात होती है उस वक्त, उस दौर में ये बातें सोचना और उसको फिर अमल में लाना और वो पूरा करके जाना, बहुत बड़ी बात है। तो हम ऐसे जज्बे को और आनंदीबेन बाई जोशी को हम नमन करते हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अपना अर्पित करते हैं। बनूं उड़ती फिरूं
गाती चलूं अपनी लगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। हिल्लोरी दिल से मेरे लहरें उठे ठंडी पवन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। तो ये आज़ादी भी एक सुंदरता भरी चीज है कि बस हम आज़ाद हैं, खुश हैं और तो हम अच्छे लगने लगते हैं। क्योंकि हम अंदर से अगर खुश होते हैं तो हम अच्छे लगने लगते हैं। कैसे कह सकती हो ये बात? इसलिए क्योंकि हमें तुम्हारी आज़ादी नहीं अच्छी लग रही तो तुम हमें नहीं अच्छी लग रही हो। वो एक अलग बात है कि आपको हम सुंदर नहीं लग रहे लेकिन हम खुद को सुंदर लग रहे हैं, ऐसा हो सकता है ना। तो फिर सुंदरता क्या है? तो सुंदरता हम कह खुद को सकते अच्छा हैं लगना कि है। एक नजरिया है सुंदरता, जो हमारा नजरिया हमारी तरफ से, मतलब हम खुद को किस तरह से ऐसा सोचते हैं कि अब हम सुंदर दिख रहे हैं। वो ऐसा। एक पहलू ये है और एक पहलू ये है कि सामने वाला कब हमें ये देखकर सोच रहा है कि ये सुंदर है। तो दो वैसे, पहलू हैं इसमें। हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर ने जैसा कहा है कि खूबसूरती देखने वाले की आंखों में बसती है। तो वो उसके आंखों में बसती है तो यानी कि कुछ भी सुंदर नहीं है और सब कुछ सुंदर है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भी सुंदर नहीं है और सब कुछ सुंदर है। क्योंकि अगर यहाँ पर अगर कोई जैसे हम खड़े हैं मान लो और 5 में से 6 में से 3 को अच्छे लग रहे हैं, 3 को नहीं अच्छे लग रहे हैं, तो जाहिर है कि उनकी नजरों की बात है कि उनको क्या खूबसूरती में उनकी परिभाषा क्या है खूबसूरती की, है ना। तो ये खूबसूरती की जो अलग अलग परिभाषाएं हैं सबकी, वही हमें बताती, वही उनके लिए खूबसूरती का निर्धारण करती हैं। उनके लिए खूबसूरती का निर्धारण, यानी कि खूबसूरती की कोई भी परिभाषा नहीं है। हम तो यही मान सकते हैं। सबकी अपनी अपनी अलग अलग है, या ऐसा मान सकते हैं। जैसे कि किसी जो वस्त्र विन्यास करने वाले हैं, ड्रेस डिजाइनर हैं, किसी ने कहा है कहीं पर कि जब आप कुछ पहनते हैं, जब आप में खुद में मतलब विश्वास होता है, आपको खुद को अपने ऊपर विश्वास होता है और आप सहज रहते हैं जी, तो वही सुंदर लगता है। तो लेकिन वो आपको सुंदर लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं नेहा ये भी है कि जब हम आत्मविश्वास से भरे होते हैं और जब खुद में सहज रहते हैं तो वो दूसरों को भी आकर्षित करता है कहीं ना कहीं। जी, वो सहजता जो है वो कहीं ना कहीं छू ही लेती, क्योंकि आप बहुत ज्यादा सहज हैं तो सामने वाले को कुछ कमी निकालने की परेशानी, ऐसा कोई एक चीज से अगर हम परेशान नहीं करनी पड़ती है। जी, वो निकाल नहीं पाता है। निकालने वाले तो खैर निकाल ही लेते हैं। हाँ, वो उनकी खूबी है भाई, वो उनकी खूबसूरती है, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। नहीं तो अगर मान लीजिए हम कोई कपड़ा हमने पहना, उसमें कोई एक चीज छोटी सी जो हमें गड़ रही है या हमें लग रहा है ये रंग इसमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम पूरे वक्त हमारा ध्यान उस एक रंग में और उस एक छोटी सी चीज में लटका रहेगा, डिजाइन में फंसा रहेगा जी, और हम उसे ही देखते रहेंगे। हम सोचेंगे अभी हमने ये पहन लिया, अब सबकी नजर उसी में है, जबकि कोई नहीं देख रहा है। क्योंकि वो बहुत छोटी सी चीज हो सकती है जो हमने ही देखी है और किसी की नजर में तब तक नहीं आएगी जब तक हमने नहीं दिखाई। बिल्कुल। लेकिन हम इतना ज्यादा उसमें डूब जाते हैं, इतना ज्यादा उसे देखते हैं कि सामने वाले भी उसे देखते हैं, सबको आकर्षित हम कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर इस कोने में कुछ तो गड़बड़ है, देख लो आप, जिसकी वजह से असहज हैं ये और उसी ओर देख रहे हैं या उसी ओर बार बार वो छू के देख रहे हैं या जो कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से हम सामने वाले को असहज दिखते हैं और उनको लगता है कि भाई
थोड़ा सा कुछ कमी रहेगी, थोड़ी यहाँ सी पर कुछ गड़बड़ है जी। वहीं कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो भी चीज जो वही है कि अगर हमारी नजरों में खूबसूरती है, हम किसी चीज को खूबसूरत मन से देखना चाहते हैं जब, तो हमारे पास वो चाहे चींटी हो या कोई मशीन हो या कोई इमारत हो या कोई व्यक्ति हो, हमें सब में कुछ न कुछ खूबसूरती दिख जाती है। तो बात वही है कि आप किस आयाम, किस तरह से उसे देखते हैं और उसका कौन सा आयाम आप देख रहे हैं, है ना, किस एंगल से आप देख रहे हैं उसको। बहुत से लोगों को ऐसा होता है कि उन्हें बहुत ही जो सादगी भरी चीजें होती हैं, जैसे मान लीजिए कपड़े भी हैं तो एक ही रंग के कपड़े हैं तो उन्हें बड़े अच्छे लगते हैं, सीधे सीधे हैं, उसमें ज्यादा रंग और नहीं लगे हैं, या इमारत है कोई तो वो सीधी सीधी सी है बिल्कुल और कोई अच्छा सा रंग लगा हुआ है उसमें, या सफेद ही लगा हुआ है, कुछ लोगों को सफेद बहुत अच्छा लगता है तो वो भी अच्छी लग सकती है, वो भी अच्छा लग सकता है। या कुछ वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कुछ अलग सी कलाकारी हुई हो उसमें, कुछ तो घुमावदार चीजें हो, कुछ अलग सा मान लीजिए त्रिकोणाकार कुछ बना हो, ऐसी सब चीजें अच्छी लगती हैं, चीज लगी हो या उसमें कई रंग लगे हों। लेकिन अगर हम व्यक्ति की बात करें, आमतौर पर अगर हम खूबसूरती की बात करते हैं तो हम कहते हैं फला व्यक्ति बहुत खूबसूरत है, या फला स्त्री बहुत सुंदर है, फला बच्चा बहुत प्यारा सा है, सुंदर है बहुत। तब हम अक्सर पहली एक बार में तो हम सामने से जो देखने वाली चीज है या जो हमारे चित्त को आकर्षित करती है, हम उसकी प्रशंसा कर देते हैं, जैसे कि रंग रूप की या कदकाठी की प्रशंसा करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि अगर हम ये सोचते हैं कि हमारा कद कम है तो फिर हम जो लंबे दिखते हैं उनकी तारीफ ज्यादा करते हैं कि वो सुंदर दिख रहे हैं। हाँ, तो यानी कि मेरे अंदर कोई ऐसी ग्रंथि है जो अपनी कमी को हम उससे पूरा कर रहे हैं और उसको देखकर खुश हो रहे हैं। जी, ऐसा होता है। तो ये सारी चीजें हैं, तो इन पर ज्यादा न जाए। हमारा इस विषय पर इतनी चर्चा करने का मकसद यही है कि सबकी अपनी परिभाषा है, सबका अपना देखने का नजरिया है, और सब में जैसे तुमने खास तौर से ये बताया कि जिसका रंग थोड़ा दबा है उसको गोरा रंग, वो चाहे जैसा भी हो सुंदर लगता है। वहीं पर जैसे किसकी अगर कद कम है तो उसको लंबे व्यक्ति आकर्षित करते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि खूबसूरती का कोई भी ऐसा पैमाना नहीं है। लेकिन फिर भी कहते हैं जो हम लोग की ये अवधारणा है, हम अगर सनातन धर्म की बात करें या अपनी हिंदू संस्कृति की बात करें तो सत्यम शिवम सुंदरम, यानी कि जो सत्य है, सत्य हमेशा सत्य होता है, वो कभी अटल है, वो कभी भी झूठा नहीं हो सकता, वही कल्याणकारी है। शिव है यानी शिव यानी कल्याणकारी है, जो सत्य है वही कल्याण करेगा आपका, असत्य कभी आपका कल्याण नहीं करेगा, आपको परेशान करेगा बाद में। अभी हो सकता है आपको क्षणिक सुकून दे दे, राहत दे दे, किसी चीज से बचा ले, लेकिन आपके लिए वो कभी भी कल्याणकारी मंगलकारी नहीं होगा, मंगलकारी होगा। और जो सत्य है, शिव है, वही सुंदर है। तो यानी कि जो आपके पास है, जो जैसे आप हैं, जैसी बनावट आपको मिली है अपने माता पिता के वजह से आपको मिली है, क्योंकि उनकी कदकाठी जैसी वैसे ही हम होते हैं आमतौर पर। बिल्कुल। तो वो जो भी चीजें हमें मिली है उसे स्वीकार कीजिए, और उसमें किस सत्य है, उसमें आप बदलाव नहीं कर सकते। जी, तो ये सच्चाई है। उसमें किस तरह से हम सहज रह सकते हैं और कैसे उसे स्वीकार के हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो हमारे अंदर हम जिन चीजों की कमी महसूस करते हैं, हमें लगता है ये ठीक नहीं है हमारा, वो ठीक नहीं है, तो वही उन्हीं चीजों को हम सुंदरता का पैमाना बना लेते हैं, उसके पीछे हम भागते रहते हैं। हमको लगता है ये बहुत सुंदर है, ये मिल जाता तो अच्छा था, तो उसको छोड़ दें आप। वो आपके लिए जो है, आप जैसे हैं वही आपके लिए कल्याणकारी और वही खूबसूरत है। तो जो जैसा है उन सबको आज हम कहते हैं आपकी खूबसूरती के लिए आपको ढेर सारी बधाई। बिल्कुल। और ये गीत भी सुनवा देते हैं जी। चुनरी संभाल गोरी, उड़ी चली जाए रे, ओए चुनरी संभाल गोरी, उड़ी चली जाए रे, मार न दे डंक कहीं नजर कोई हार। चुनरी संभाल गोरी, उड़ी चली जाए रे, मार न दे डंक कहीं नजर कोई हार। देख देख पग न फिसल जाए रे, अररररररर। चुनरी संभाल उड़ी चली जाए, मार न दे डंक नजर कोई हार। आ
तो अब जिस तरह से हम आजाद हो चुके हैं और बड़ी अच्छी तरह से अपने आप को हमने स्वीकार कर लिया है, हाँ। सूर्य नमस्कार भी कर लिया हमने, तो शरीर भी स्वस्थ हो चुका है। इतनी कहाँ अच्छी अभी अच्छी शरीर चीजें। स्वस्थ हुआ है? अच्छा, शरीर स्वस्थ शरीर करने स्वस्थ के लिए होना तो बाकी है। खाद्य पदार्थों का ख्याल रखना पड़ेगा ना, हम क्या क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, इन सी जी चीजों का जी, ख्याल रखना पड़ेगा योगासन हो भाई। चुका है, सहज हो चुके हैं खुद के साथ, तो अब खान पान की ओर भी जाना चाहिए हमें। जी हाँ, बिल्कुल जाना चाहिए। और खान पान में वैसे तो कहते हैं कि हमारे अगर खान पान में सारे रंग हैं, तो ये मान लीजिए कि आपका जो खाद्य पूरा जो है वो सभी पोषक तत्व हैं जी, उसमें, है ना? थाली में जितने रंग हैं उतना ही आपको पोषक तत्व मिल रहे हैं। जी, तो मतलब सारे उतने रंगों ही का नहीं, मतलब ज्यादा मिल रहे हैं। से ऐसा नहीं ज्यादा चार नहीं। ही रंग है तो आप बोले चार ही पोषक तत्व, ऐसा नहीं। हर एक के अंदर अंदर अलग अलग पोषक तत्व कई सारे होते हैं जी। अलग अलग फल सब्जियों में। लेकिन फल और सब्जियों के को जब हम कच्चा खाते हैं, कह जी। सकते हैं सलाद खाते हैं, इस तरह से जब हम सेवन करते हैं तो हमें सबसे अच्छी चीज जो मिलती है वो है फाइबर। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। और जो फाइबर्स होते हैं जिनको कि हम रेशे कहते हैं, जी वो बहुत जरूरी हैं हमारे पाचन शक्ति के लिए, पाचन तंत्र को बहुत सहयोग देते हैं। और वहीं हमारे मतलब अच्छे से पेट की सफाई भी हो जाती है। बिल्कुल, जो विषाक्त पदार्थ हमारे पेट में जमा होते हैं, वो फाइबर युक्त खाने अगर हम खाते हैं तो वो अच्छी तरह से बाहर निकल जाते हैं, शरीर स्वस्थ रहता है। अगर शरीर अंदर से स्वस्थ है तो शरीर खुश रहेगा, मन और खुश चेहरे पे रहेगा। चमक अलग होती है, फिर लोग कहेंगे कि आप बहुत खूबसूरत हैं। फिर हमें बड़ा अच्छा लगेगा और हम वो कह सकते हैं कि अच्छा रहता है फाइबर खाना। तो फाइबर को हम किस किस तरह से अपने खाने में शामिल कर सकते हैं और किस किस तरीके से हम शामिल नहीं करते हैं, ये भी हमें सोचना चाहिए। जैसे कि हम फल खाने के बजाय जूस पी लेते हैं, तो जूस पीते हैं, उसे छान देते हैं, सारे रेशे अलग, और शर्करा जो ज्यादा होती है, शक्कर उसमें ज्यादा होती है जूस में, उसे हम पी लेते हैं। तो अगर तो मतलब क्या फिर क्या करना चाहिए? हमें फल खा लेना चाहिए काट के आराम से, या ऐसे ही खाना चाहिए। जैसे बिल्कुल सही बात है, लेकिन अक्सर हम बड़ी शान से कहते हैं हम तो रोज एक गिलास जूस पी लेते हैं। तो भाई वो शान आप अपनी न रखें। चाहे वो संतरा हो, उसमें बहुत सारे रेशे आते हैं, उसके ऊपर के जो छिलके होते हैं, अंदर जो बीज होती हैं वो, और बहुत ज्यादा उसके छिलके ना उतारें, जो अंदर वाले भी जो होते हैं। जी, और अगर नहीं आपको खाने का मन ना हो, जैसे अब चबा के खाने में बहुत से लोगों को परेशानी होती है, कहते कह रहे अब चबाना भी पड़ेगा, तो क्या करें? हाँ, तो अगर मान लीजिए कोई इतना ही बिल्कुल नहीं चाहता, चबाना भी नहीं चाहता है, तो उसके लिए भी एक उपाय थोड़ा सा बता देते हैं कि भाई कैसे। तो आप बताओ देखते हैं, पहले ठीक होगा तब मानेंगे। पीस लीजिए आप जूस बना लीजिए, मगर उसे छानिए मत, ऐसे ही पी लीजिए। जी, तो रेशे मिल ही जाएंगे आपको और चबाना भी नहीं पड़ेगा। नहीं, ये आलस के लिए हमने बताया है। नहीं बिल्कुल नहीं, ये नहीं चलेगा। अगर आप स्वस्थ हैं और आपके दांत ठीक ठाक है तो कृपा करके आप खाएं। हाँ, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे कि अमरूद है, तो उसकी बहुत पतली पतली अगर आप फांक काटेंगे तो आप खा सकते हैं, चबा सकते हैं। तो जैसे वैसे तो हम यही कहेंगे, राय दे सकते हैं कि कोशिश करें कि साबुत, जैसे सेब लिया तो पूरा साबुत बिना चाकू लगाए पूरा साबुत खाएं उसको, या अमरूद है या कोई भी ऐसा फल जो है आप वैसे साबुत खा सकते हैं, उन्हें वैसे ही खाएं। लेकिन अगर आप जैसे अब घर में 2 लोगों को बांटना है तो भाई हम नहीं कहते कि आप कहते कि नहीं विविध भारती पर कहा था सखी सहेली में, तो हम तो साबुत खाएंगे और अपने भाई बहन को नहीं देंगे, ऐसा मत करिएगा। लेकिन हाँ, खाने में अगर तकलीफ हो रही है तो उसके लिए बहुत पतले पतले काट सकते हैं, चाहे वो सेब हो, अमरूद हो, इन सब चीजों का ऐसे भी प्रयोग किया जा सकता है, कोशिश करें आप। जी, और कहते हैं कि अगर फाइबर आपके खाने में आप लाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, साथ में जोड़ते हैं, तो आपको बहुत सारी परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है, जैसे मधुमेह, हृदय रोग, कैंसर जैसी जो बीमारियां होती है, खान पान अच्छा नहीं होता, इसकी वजह से बढ़ती हैं। तो अगर आप फाइबर युक्त चीजें खाते हैं, मधुमेह में भी खासकर वो बहुत लाभकारी होता है। फाइबर युक्त चीजें आप खाते हैं तो क्या होता है कि इससे आपका शरीर, आपका जो पेट है वो भरा भरा लगता है आपको। बहुत ज्यादा हम खाना नहीं खाते हैं, बिल्कुल, तो इसकी वजह, और काफी समय तक हमारा शरीर, हमें ऐसा लगता है कि हमारा पेट भरा हुआ है। मतलब बहुत ज्यादा देर तक आपको भूख नहीं लगती। और अक्सर हम ये कहते हैं कि कभी कभी जो भूख लगती भी जो है ना, तो नेहा ऐसा होता है कि जैसे कि हमने एक निश्चित समय पर रोज हम 2 बजे खाना खाते हैं, तो उस 2 बजे आपको एक बार आपको भूख लगेगी। कभी कभी वो झूठी भी होती है, क्योंकि आप कभी ध्यान दीजिए कि अगर आपने किसी दिन 12 बजे खाना खा लिया या बहुत भारी नाश्ता कर लिया, तो भी आपको 2 बजे एक बार हल्की सी भूख का एहसास होगा। वो बस एहसास मात्र होता है। और जब हम ये खाते हैं तो अगर आपको वो मतलब वो भूख जल्दी नहीं लगती है, तो आपको पेट भरा लगता है। तो ये आपके लिए कितना अच्छा है कि आपको अनावश्यक रूप से नहीं खाना पड़ता है।
है ना, और क्योंकि साथ ही इसको पाचन में थोड़ा समय लगता जी है। बिल्कुल। और साथ ही जो फाइबर होता है वो हम जो पानी पीते हैं, जी। पानी को भी शरीर में काफी समय तक रोके रखता है, क्योंकि अगर हमारे शरीर में हमने जो खाना खा रहे हैं उसमें फाइबर बिल्कुल नहीं है, जैसे जूस हम पी रहे हैं या ऐसी हाँ। चीजें खा रहे हैं जिसमें बिल्कुल फाइबर नहीं है, जी। तो हम जब पानी पीते हैं हमें थोड़ी देर के बाद ही ऐसा लगता है कि हमें भूख लग रही है। भूख लग रही है या हमें तुरंत मूत्र निकासी के लिए जाना पड़ता है। जी बिल्कुल। लेकिन अगर आप फाइबर युक्त पदार्थ खाते हैं तो आपके शरीर में पानी काफी समय तक रहता है, जो शरीर में पाचन के लिए भी बहुत आवश्यक मददगार है। होता है। और जैसे कि हम लोग बराबर कह रहे हैं कि ये कब्ज की भी समस्या नहीं होती है, कॉन्स्टिपेशन की, तो जाहिर है कि फिर आपका जो पाचन तंत्र सही है और आपका पेट अगर साफ है जी। तो आपको भूख भी ठीक से लगेगी, सही भूख लगेगी, अनावश्यक वाली भूख नहीं लगेगी। और जाहिर है कि जब आपको सही भूख लगेगी तो आप अनावश्यक खाना नहीं खाएंगे, तो जो मोटापा आदि जो अन्य समस्याएं जुड़ी हुई हैं इससे जी। वो भी नहीं होंगी। तो इस तरह से अपने खाद्य पदार्थों में, भोजन में रेशे युक्त चीजों का सेवन करें। ऐसे ही बहुत सारी सब्जियां हैं, उनके छिलके ना उतारें, जी। है ना, जैसे कि तुरई है या उनके छिलके बहुत मोटे मोटे ना उतार दें, उसमें भी छिलकों में होता है रेशा। और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बैंगन है, इन सब खीरा होता है, खीरा है, टमाटर होता है, प्याज में भी होता है फाइबर। जी। जो छिलके वाली दाल होती है और शकरकंदी वगैरह जो आती है, जी। बेसन और सूजी जैसे खाद्य पदार्थों में भी मिलता है। और गेहूं का जो आटा हम पिसवाते हैं उसमें से चोकर ना निकाले अगर हम हाँ। उसका, तो बहुत अच्छा फाइबर का स्रोत है वो भी। बिल्कुल। तो अगर अगर आपको लगता है कि अब आप कहेंगे कि हम उसको छाने की ना छाने, हम्म। तो अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ गंदगी का आभास है, उसको आपको देखना है, तो आप छान लीजिए और चोकर जो वापस अगर साफ है जी। तो उसको पुनः उसमें डाल दें आटे में आप। तो इस तरह से आप बच सकते हैं। और अगर आप जैसे बेसन खुद अगर आप पिसवा रहे हैं जी। तो साबुत चने का पिसवा लें, तो चने का आटे का इस्तेमाल करें, या कुछ मात्रा उसमें बेसन में साबुत चने के जो आटा है उसको जी। मिला लें उसमें। तो इस तरह से बहुत हद तक हमें फाइबर मिल जाता है। और कोशिश करें कि जैसे साबुत दालों का भी प्रयोग करें, तो बिल्कुल। खड़ी मूंग है, खड़ी उड़द है, राजमा है, इन सारी चीजों का भी सेवन करें। देसी चना है, काले वाले जो चने होते हैं, तो इन सब का प्रयोग करके भी हम अपने शरीर में अपने रेशे का वो कर सकते हैं, ले सकते हैं। जी। और अपने भोजन में इस तरीके की चीजों का देखें कि है कि नहीं है। और हरी सब्जियां भी उसमें शामिल होती हैं, इन सारी चीजों में, वो तो सारी है ही। सब्जियां। बस बिल्कुल। तो आप सभी मिलकर, हम सभी मिलकर फाइबर युक्त चीजें खाएं और स्वस्थ रहें और मनोरंजन करें। आया रे भजी वाला, ना हम कोई साहब है, ना मानुस है सरकारी, और हम तो बेच रहे हैं बाबू हरी भरी तरकारी। आया रे भजी वाला, फल की बहार है, केले अनार है, अम्बुआ के नींबुआ के हम है व्यापारी। फल की बहार है, केले अनार है, अम्बुआ के नींबुआ के हम है व्यापारी। फल की बहार है। अजी चख ले जो मेरे फल की बहार, ओ चख ले जो मेरे फल की बहार।
देगा पारी, हल्की बहार है, आर 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 भरी भला। तुमने तो सब तरह की सब्जी खिला दी, सब कुछ घुमा दिया, मजा आ गया। वाह। और रेशे युक्त पदार्थ मिल गए हमें सभी को, सबने को घर बैठे सब्जियां मिल गई। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये मिल तो गई, लेकिन भैया बनाएगा कौन? बनाएंगे बनाएंगे, सखियां ही बनाएंगी, सखा भी बना सकते हैं, ऐसे कोई मनाही तो नहीं है। अब ये देखो बहुत गलत बात है, ये जो विभेद है ना ये बहुत गलत है। सखा भी बनाएंगे, बना सकते हैं, और सखियां बनाएंगी, क्या बात है, क्या आत्मविश्वास है। सखा बहुत अच्छे कुक होते हैं। कहा जाता है जितने भी कुक हैं दुनिया में, जो काम करते हैं कुक का, वो सब आधे से ज्यादा उसमें आधे से ज्यादा उसमें पुरुष ही होते हैं, ऐसा कहा जाता है। आधे से ज्यादा क्यों? हमारे तो देश में जो समोसा और जलेबी जो था वो तो पुरुष ही बनाते थे, और क्या मजा आता था। इसलिए घर के भी पुरुष लोग यही कहते थे कि भाई अच्छा खाना तो हम ही लोग बनाते हैं, लेकिन घर में नहीं बनाते हैं। अच्छा चलो जाने दो, हमारी जो सखियां या जो भी बनाना चाह रहे हैं उनके लिए कुछ व्यंजन बता दो। जी, अब क्योंकि सब्जियां खरीदी हैं इसलिए भरवा कुंदरू की रेसिपी हम बता रहे हैं। जी, कुंदरू जैसे वही क्या परवल जैसा जो होता है वो ना? परवल जैसा जो चिकना सा होता है। अच्छा? खीरे की तरह लगता है कच्चा, अगर खाया जाए तो। अच्छा, कच्चा भी खाया जाता है? जी जी, हमने काफी खा लिया। भरवा बनाने की जरूरत है? छोड़ो, आधे खा लेते हैं हम। तो वो कई बार हम बचपन में हम खाया करते थे उसको, ऐसे कच्चा भी खाया जा सकता है। तो उसकी भरवा कुंदरू की अगर सब्जी बनानी है तो थोड़े से मोटे आकार के, थोड़े ही मोटे, क्योंकि ज्यादा मोटे होने से वो पके हो जाते हैं। हाँ, अच्छा नहीं लगेगा। तो थोड़े मोटे आकार के, मोटे मोटे हो जाएंगे। जी, ऐसे कुंदरू ले लें और उनको दोनों तरफ से छोटा छोटा काट लें। और उसको पहले हमें रेसिपी के लिए सामग्री बतानी होती है, यानी भरवा जो भरावन की जो चीजें हैं उसकी तैयारी पहले कर लेते हैं। उसमें क्या क्या पड़ेगा पहले वो बताओ। उसमें हमें हींग लगेगा 1/4 छोटा चम्मच, चुटकी भर। और जी, और धनिया की पत्ती सजाने के लिए जो हम पहले बता दे रहे हैं। और हरी लाल मिर्च सूखी हुई चाहिए हमें 2 से 3। और उसके अलावा हमें चाहिए धनिया के जो बीज आते हैं, सूखा धनिया पाउडर। हाँ, एक पाउडर ना, नहीं, सूखा धनिया ही चाहिए हमें, बीज चाहिए। खड़ा? जी, साबुत धनिया जी। 1.5 चम्मच हमें सूखा धनिया चाहिए, आधा चम्मच हमें सरसों के दाने चाहिए। अच्छा। नमक चाहिए। उसके अलावा 1 चम्मच के करीब हम तिल डालते हैं उसमें। 1/4 चम्मच। हमें पता है हम इधर उधर करके बता रहे हैं क्योंकि हम खाना इस तरह से बनाते हैं, तो इसी तरह से हम बता रहे हैं। और 1/4 चम्मच हम इसमें हल्दी का पाउडर ले लेते हैं। इसके अलावा हम इसमें सूखा नारियल भी डालेंगे, जो कि 2 पाउडर किया हुआ अगर हम लेते हैं तो 2 टेबल स्पून के जितना हम इसे लेते हैं, या हम कस के भी ले सकते हैं इसको। यानी कि अगर आप चाहें तो बाजार से खरीद लें पाउडर उसका, जैसे बुरादा जैसा मिलता है, या आप कद्दूकस भी कर सकते हैं उसको बारीक, लेकिन जी। और आधा टेबल स्पून या कैसे का आधा छोटी चम्मच में हमें जीरा चाहिए इसके लिए। और उसके अलावा हम करी पत्ता इसमें इस्तेमाल करेंगे। और जो मुख्य इसका कह सकते सामग्री है वो हम चना दाल से बनाएंगे। चना दाल 2 टेबल स्पून चना दाल इसमें लगेगी। और उसके अलावा आधा किलो हम कुंदरू ले रहे हैं इसको बनाने के लिए। और कुंदरू को हम दोनों तरफ से काटेंगे पहले। और दोनों तरफ से काट के नीचे से वो जुड़ा रहेगा और हम उसे 4 भाग में काटेंगे, तो एक फूल की तरह वो बन जाता है। अच्छा, ऐसे करना है? यानी कि आप उसको लंबवत लंबे ऐसे रख लें और उस पर से ऊपर से चीरा लगाएं 4, जैसे कभी कभी कुछ लोग जैसे कि नींबू के अचार में भरते हैं वैसे बनाते हैं, लेकिन नीचे से वो जुड़ा रहेगा। बैगन में हम लोग एक तरफ से चीरा लगाते हैं। जी, एक ही तरफ से चीरा लगाना है, एक ही तरफ से चीरा लगा के उसे 4 टुकड़े करना है। यानी कि पहले आपने आड़े काटा आधे लंबाई तक, और उसके बाद फिर दूसरी तरफ से काटा, वो भी आधी लंबाई तक, वही फूल की तरह हो जाएगा। 4 उसकी फांके चारों तरफ हो जाएंगी, लेकिन नीचे से जुड़ा रहेगा। जी। फिर तो पहले हम चना दाल को सेक लेते हैं, साथ ही हम धनिया का जो बीज है, जो भी सूखे हमारे मसाले हैं, धनिया, सरसों, ये सारी चीजों को हम सेक लेते हैं। और सेकने के बाद थोड़ा दरदरा से पीस लेते हैं। और इनको साथ में मिला करके और इसे एक तरफ रख दीजिए। कोकोनट भी इसमें मिला देते हैं, नारियल भी। सब चीजें मिलाने के बाद जब जो हमारा कुंदरू है उसमें हम बीच में इस मसाले को भर देते हैं। और तेल थोड़ा सा गर्म करके उसमें हल्की सी हींग डाल के करी पत्ता डालिए, और उसके बाद में फिर कुंदरू को डाल दीजिए। भरे हुए कुंदरू डाल दें उसमें। उसे ज्यादा ना चलाया जाए, धीरे धीरे छोड़कर, धीरे धीरे हल्के हल्के हाथ से हिलाकर हम इसे पकाएं। धीरे धीरे ये लाल हो जाता है बहुत सुंदर सा, और एकदम अच्छी सी इसकी खुशबू आती है। और जब ये बन जाए, सिक जाए, जी, कुरकुरे से, या जैसा भी, अगर कोई बहुत ज्यादा कुरकुरा नहीं खाना चाहता है तो थोड़ा कम कुरकुरा करके भी इसे खा सकता है।
खाने में हमारा अच्छा लगता है। तो भाई ये हो गई कि भरावन के लिए जो हमने बात की कि उसमें 2 चम्मच चने की दाल पिसी हुई जी। उसके साथ साथ हम डालेंगे बुरादा, उसका पिसा हुआ नारियल लगभग कद्दूकस किया हुआ, उसके साथ सूखा धनिया पाउडर होगा अगर आपके पास तो, नहीं तो सूखा बीज भून के उसको दरदरा पीस ले। वहीं राई सरसों भी आप थोड़ा सा दरदरा पीस ले। हल्दी है, नमक है, हींग है और उसके साथ खड़ी लाल मिर्च है, खड़ी लाल मिर्च है। आप चाहें तो मतलब इन सारी चीजों को जिस तरह से भी आप चाहें, लेकिन चने की दाल का जो बात हम लोग कर रहे हैं उसको पहले आप थोड़ा सा भून लें जी। और उसके बाद इसमें भर लें और जिस तरह से बाकी चीज हम भरी हुई बनाते हैं सब्जी वैसे बनाएं इसको। और कोशिश करें कि जो आपकी कढ़ाई हो वो थोड़ी सी छिछली हो, या पैन आजकल आ रहे हैं बहुत अच्छे हैं तो उसमें सब बराबर से सिक जाते हैं। बहुत धीमी धीमी आंच पर कोशिश करें इसको कि सिके, क्योंकि उसको अंदर तक सिकना होता है। तो तैयार है, क्या बात है। तो इसको खाकर सबको बड़ा अच्छा लगेगा ऐसा हमें लगता है। वैसे कुंदरू के बारे में एक बात प्रसिद्ध है कि कुंदरू को सब खाते नहीं है। सब कहते हैं कि भाई ये सब्जी बिल्कुल अच्छी नहीं होती है, और कहीं नहीं खाना चाहिए। हाँ, नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? कहते हैं इससे दिमाग कमजोर होता है, क्योंकि कहते हैं कुंद हो जाता है। जी, लेकिन है उसका उल्टा। ये कुंदरू जो है वो मधुमेह के जो रोगी हैं उनके लिए बेहद उपयोगी है, बहुत अच्छा है उनके लिए। तो उन्हें बिल्कुल खाना चाहिए इसे। उनका सेवन करना चाहिए और खाना चाहिए। हम तो बचपन से खाते हैं। देखिए हमारा दिमाग धीरे धीरे कुंद हो रहा है, पर इस पे ना जाए ना। आप आगे बढ़ते रहें। खा सकते और हैं। मीठे की अगर हम बात करें तो आजकल गाजर आ रही है, जैसे अब तो थोड़ी कम हो रही है, लेकिन उसको आप गोल चाहे काट कर या लंबे काट के, जैसे भी आपकी मर्जी हो, उसको थोड़ा सा उसमें कोच के जैसे बोलते हैं ना, थोड़ा सा गोद दे उसको, थोड़ा सा गोद चाहे तो। और फिर उसको रिंग छोटे थोड़े मोटे मोटे 1 इंच मोटे मोटे रिंग काट लें और उसके बाद उसको हल्का सा उबाल लें पहले, और उसी में फिर चीनी डाल दें तो चाशनी करके इसका मुरब्बे जैसा बना के आप उसका सेवन कर सकते हैं। गाजर पाक की तरह ये लगा, गाजर पाक जैसे। तो इसमें आपकी आंखों की रोशनी भी तेज होगी, और जैसे हम लोग अभी रेशेदार सब्जियों की बात कर रहे हैं उसमें रेशे भी काफी होते हैं, तो इन सब चीजों का सेवन करें। कहते हैं मिठाई की मिठाई और स्वास्थ्य का स्वास्थ्य। और छोटे छोटे आलू जो इन दिनों आ रहे हैं, छोटे छोटे नए नए आलू, तो इन्हें भी अगर साबुत आप बनाना चाहें तो साबुत, वो कहते हैं बेक्ड आलू बना सकते हैं। बिल्कुल बनाना चाहते हैं, बताओ। तो इसमें हर तरह के जो आपके जो आम दिनों के जो मसाले होते हैं, जैसे छोटे छोटे आलू को, जैसे आपने गाजर को कहा कि थोड़ा थोड़ा उन्हें थोड़ा सा गोद दें चाकू से, या जो कांटा खाते हैं हम उससे गोद सकते हैं जी। और हल्का सा नमक डालकर एक सीटी, तेज आंच में एक सीटी लगा करके आप उबाल दें और ज्यादा नहीं छिले ना जी। तो मतलब वो आधे कच्चे रहेंगे आधे पक्के रहेंगे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, या 2 टुकड़ों में बांट कर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जब आपका वो आलू हल्का सा, वो छोटे छोटे आलू अच्छे लगते हैं, इसको छर्री आलू भी कहते हैं। तो उनको जब आप ऐसे ही जब वो हल्के से उबल जाए और तुरंत सीटी आप निकाल के उसे बाहर कर लें, नहीं तो वो पूरे पक जाते हैं। और पानी से निकाल भी लें, नहीं तो उसमें पानी भी जब वो सोख लेते हैं तो थोड़ा पानी पानी का स्वाद आता है फिर। जी, तो इसके बाद उनमें थोड़ा सा तेल डाल करके इसमें आप मसाले डालिए, जैसे कि धनिया पाउडर जो है हमारा है, हरी मिर्च डाल सकते हैं आप, लहसुन पीस के डाल सकते हैं। जी, लहसुन और अदरक पीस कर आप उसमें डाल सकते हैं, और हरे धनिया डाल सकते हैं। तो इस तरह के सारे जितने मसाले आपको खाने हैं जो आपको अच्छे लगेंगे, चटपटे के लिए आप चाट मसाला भी मिला सकते हैं या बाद में मिला सकते हैं। और इस तरह से सारी चीजें मिला के थोड़ी देर रख दें ताकि उसके अंदर आ जाए सारे मसाले, और उसके बाद आप चाहे तो उसको तल दें, या तो चाहे तो हल्के हल्के आंच में थोड़ा तेल डाल के हल्के हल्के आंच में उसको भूंजते जाएं, तो वो कुरकुरे से हो जाएंगे। या आपके पास जैसे कि ओवन टाइप की चीजें हैं, कुछ ऐसा है, तो आप उसमें उसको इस मसालों में थोड़ी देर छोड़ेंगे जब आप, तो उसमें वो जज्ब कर लेगा, फिर आप उसको कुरकुरा सेक सकते हैं। फिर उसको आप नाश्ते के तौर पर भी खा सकते हैं। आप एक एक पर कांटे लगाकर और टूथपिक लगाकर रख दीजिए, बहुत सुंदर लगता है। और उसकी फोटो लगा दें सोशल मीडिया पर, ऐसा तो बहुत से लोगों को लालच आती है। तो इससे काफी, इसी से याद आया कि एक आजकल जैसे कि अमेरिकन कॉर्न आता है ना, मक्का, कच्चा बच्चा मक्का ऐसे कह सकते हैं। ऐसा बच्चा मक्का नहीं, वो बेबी कॉर्न नहीं, बेबी कॉर्न नहीं, नहीं जी। जो दाने आते हैं मक्के के, जिसको कि हम लोग आजकल सब्जियों में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। उनको आप हल्का हल्का चाहे तो बहुत हल्का सा ऐसे ही एक भाप दे के उबाल लें और उसको किनारे रख लें, छान लें तुरंत, जैसे ही आपने उबाला वैसे ही उसे छान लें। और उसके साथ करीब, अगर आपके 1 मुट्ठी वो है तो 2 चम्मच करीब मैदा लें और 2 चम्मच करीब वो
इसको बोलते हैं ना कॉर्नफ्लोर, यानी कि मक्के का ही आटा जो सफेद वाला होता है वो ले लें। उसमें खूब अच्छे से आप लाल मिर्च, नमक या चाट मसाला डाल दें, खटाई डाल लें, सूखा धनिया पाउडर डाल लें, बीज वाला पाउडर जो होता है वो, और हींग थोड़ी सी डाल लें, और उसके साथ साथ थोड़ा सा उसमें आप अदरक या लहसुन अगर आप खाते हैं तो उसको भी घिस दें खूब अच्छी तरीके से। और ये जो पूरा पाउडर आपने बनाया है उसको वही गरम गरम जो आपने कॉर्न अभी छाना है उसमें डाल लें, तो सब में लिपट जाएगा अच्छे से, ठीक है। और लेकिन एक एक दाने अलग रहने चाहिए, ऐसा ना हो कि वो लड्डू जैसा बन जाए। और बस उसको अलग अलग रख दें, और उसके बाद गरम तेल में उसको तुरंत डीप फ्राई कर लें, तल के निकाल लें, और उसको वैसे ही क्रिस्पी खाएं। जरूरत पड़े तो ऊपर से उसमें आप नींबू और नमक जैसे मसाला चाट खाते हैं वैसे डाल सकती हैं, लेकिन वैसे भी ये बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो अगर कढ़ाई चढ़ी है तो इसको भी तल लीजिए, बड़ा मजा आएगा। और अब आप एक योगासन बताइए हमें, जो मुंह में पानी आता है उसके लिए कुछ योगासन है हमारे पास? कार्यक्रम से विदा ले लेते हैं और बस उसके बाद चलते हैं, कुछ चाय पीते हैं, कुछ अच्छा चटपटा नाश्ता करते हैं, बस यही आसन है उसके लिए, सबसे अच्छा आसन यही है। लेकिन आप इतनी जल्दी कार्यक्रम से विदा कैसे ले सकते हैं? नहीं, हमने तो अभी सुझाया है बस। हाँ, तो तब तक हमें पानी पर कंट्रोल मतलब अपने मुंह में जो पानी आ रहा है उसका हमें किसी तरह से, इसीलिए हमने कहा कि आप नहीं ले सकती, तो वो कहते हैं मत पूछिए, गुस्से का कड़वा घूंट पी लेना, इस तरह से, तो इस तरह से स्वाद का मीठा रस पी लेना चाहिए जो हमारे मुंह में पानी आता है उसके लिए। ये तो हमने अपनी सखियों को बताया है, राय दिया है कि अगर आप चाय पी रही हैं तो कुछ इस तरीके का आप खा सकती हैं। और ये जो कॉर्न है वो बहुत मजेदार लगता है, और इसके साथ साथ जो बच्चा कॉर्न जो बोल रही थी ना, उसको भी बनाया जा सकता है बहुत आसानी से। उसमें भी इसी तरह जो हमने जो चीजें बताई हैं वैसे ही लपेट के उनको तल लें। लेकिन जो कॉर्न बेबी कॉर्न है उनको चाहे तो आप आधा कर लें, बहुत लंबे हैं तो, और जो नीचे वाले जो होते हैं उनको बीच में से आप काट लें तो उसके बीच में भी मैदा भर जाएगा अच्छे से। उसको तल के किनारे रख लें। उसके साथ साथ आप क्या करें कि आजकल जो शिमला मिर्च जो आती है हरी, और चाहे तो उसके संग जो, और उनको क्या बोलते हैं, पेपर बेल, लाल पीली वाली, हैं बेल पेपर कहते हैं, अच्छा वो लाल पीली वाली आती है, वो भी आप ले सकती हैं। और उनको लेकिन आप चौकोर चौकोर से काटें, लगभग 2 इंच स्क्वायर वाली, ऐसे ऐसे करके काट लें। वैसे ही उसी आकार में, उसी नाप में प्याज काट लें। तो सबसे पहले आप रिफाइंड ऑयल डालें पैन में। ये आपने बेबी कॉर्न तो अलग तल के रख लिया, लेकिन इसके साथ साथ आप जब इसके बाद उसमें एक रिफाइंड ऑयल डालें पैन में, उसमें ये अदरक, लहसुन, इन सारी चीजों का पेस्ट, जीरा और डाल के ये पहले प्याज डाल दें, उनको सौते कर ले, थोड़ा सा चला लें खुला खुला। उसके बाद इसमें ये शिमला मिर्च जो हमने काटी है वो डाल लीजिए। उसके बाद हल्की हल्की शिमला मिर्च, उसमें नमक डाल लें ऊपर से। शिमला मिर्च जब हल्की पक जाए, बहुत ज्यादा ना पकाए, उसको जब हल्की पक जाए तो आप एक प्यूरी बना लें टमाटर की, वो उसमें डाल लें, और उसके साथ ही उसमें 2 चम्मच सॉस भी डाल दीजिए पैन में। अच्छा, ये बन गया। उसके बाद जब पूरा पक जाए तो उसमें आप सोया सॉस भी 1 चम्मच डाल दीजिए। आपकी अगर पसंद है तो 2 चम्मच डाल दीजिए, जैसी आपकी रुचि है, इसमें आपकी आजाद है आप, ठीक है। उसके बाद उसमें 1 चम्मच शहद डाल लें, और इन सब के बाद 2 चम्मच अलग से कॉर्नफ्लोर जो है, मक्के का आटा, उसको घोल कर इस पूरे आप सब्जी पे डाल दीजिए। सब्जी जो हमने जो पैन में तैयार किया है, ये शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर प्यूरी पड़ा हुआ, जो पूरा आपका एक मसाला जैसा तैयार हो गया है, उसमें आप इसको डाल दें। बल्कि अगर आपको लगता है और गीला आपको चाहिए, ज्यादा ग्रेवी वाला चाहिए, तो ज्यादा आप पानी डाल सकती हैं उसमें। और जब वो भी पक जाए तो उसमें आप ये कॉर्न जो हमने तल के अलग रखा था, बेबी कॉर्न, उसको भी उसमें डाल लें। तो उसके बाद थोड़ी देर 5-10 मिनट के लिए छोड़ दें। हाँ, इसमें हरी मिर्च जब हम डालेंगे प्याज के समय, तो उसको थोड़ा तिरछा तिरछा काटें, ज्यादा सी, थोड़ा तीखा तीखा, ये अच्छा लगता है, तो सुंदर भी दिखती है। बाद में सुंदर दिखती है। अब चूंकि ये कुछ शायद विदेशी डिश है तो वहाँ पे वैसे ही पड़ती है हरी मिर्च, हम लोग की तरह नहीं गोल गोल काट के डाल दिया जाता। तो हम मानते हैं कि दुनिया गोल है, तो इसलिए हम गोल गोल डालते हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी तिरछी तिरछी डालते हैं। तो चलिए, खूबसूरती बढ़ाने के लिए कर लेंगे, और इस तरह से उसको करके उसमें चाहे तो आप ऊपर से हरी मिर्च, या आजकल कौन सा बेसिल वगैरह की पत्तियां आती हैं, वो आप डाल सकते हैं। तुलसी की पत्ती ही होती है वो, हाँ, विदेशी तुलसी पत्ती, वो डाल सकती हैं आप। तो इस तरह से उसको सजाकर आप अच्छे से प्लेटर में उसको सर्व कर सकते हैं, और एक स्टार्टर के तौर पे भी आप खा सकते हो, चाहे तो आप उसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं। थोड़ा ज्यादा ग्रेवी वाला सूखा खाना है तो आप, अगर स्टार्टर की तरह खाना है चाय के साथ, तो आप उसको थोड़ा सूखा रख सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट बनता है।
देखिए अभी चाय बनी नहीं है, चाय तैयार नहीं हुई है, लेकिन ये इतनी सारी चीजें बन गई देखो हैं। पानी नहीं बज रहा है, मुंह में आ रहा है, क्योंकि देखिए इतना बोल हमारी लिया। कला है कि हमारे मुंह में जो पानी आया हमने उसको तुमने हमसे बुलवा लिया। जी, हमने उसको किसी तरह से हमें रोक लिया। अंदर लेने के लिए, गिटकने के लिए हमने कहा कि आप ही कोई रेसिपी बताइए जिससे कि हम किसी तरह से उस पे काबू पाए, जो ये बांध बहुत है। हो गई नेहा, टिन तुम्हारी की। तारीफ बहुत हो गई, बहुत जी। हो गई, बहुत हो गई। तो जी। सखियों, आप कुछ अच्छा बनाएं और जरूर खाएं और हमें याद करें, और फिर इसी तरह से सखी सहेली कार्यक्रम सुनते रहें। बिल्कुल सखी सहेली कार्यक्रम से जुड़े रहें, और कमेंट्स वो देते हैं हमें जब सोशल मीडिया के जरिए, फेसबुक पेज के हाँ, जरिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर स्टूडियो में हमारे पास नेटवर्क की कुछ समस्या होती है, तो हम आपके कुछ जो बहुत अच्छे कमेंट्स भी होते हैं वो हम नहीं पढ़ पाते हैं, तो हम उसके जी। लिए माफी चाहते हैं। कार्यक्रम में नहीं पढ़ पाते, लेकिन बाद में हम पूरा पढ़ते हैं और आनंद भी लेते हैं उसका। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब सखी सहेली कार्यक्रम से विदा लेते हैं। नेहा शर्मा और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। नमस्कार।